नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक लड़की के बलिदान की कहानी है। मित्रों, किस तरीके से पूरे समाज को बचाने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं हर रोज लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अंजू और उसकी सहेली सुषमा अंजू के घर के सामने सड़क पर बातें कर रही थी कि अचानक लोग बदहवास से दौड़ते हुए आने लगे और भागो भागो जग्गी आया चिल्लाकर सबको सतर्क करके अपने अपने घरों में घुसकर दरवाजा बंद करने लगे। अंजू और सुषमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। वे भौचक्क सी वहीं खड़ी रह गई। इतने में अंजू की मम्मी ने दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अंजू और सुषमा विचित्र सी निगाहों से अंजू की मम्मी को देखने लगी। अंजू ने ही पूछा, आखिर ये क्या माजरा है? लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? और ये जग्गी कौन है जिसके लिए लोग कह रहे हैं जग्गी आया जग्गी आया? भागो भागो, क्या बात है मम्मी? अंजू की मम्मी ने दोनों युवतियों को समझाते हुए कहा, जग्गी इस इलाके का छटा हुआ गुंडा, बदमाश, डकैत, लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी, हिस्ट्री सीटर है। वह एकदम कसाई है, दरिंदा है, क्रूर है, बर्बर है। वह इधर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वह आज अपनी इस गली में किसी न किसी को लूटने आ रहा है। पता नहीं आज किस पर बिजली गिरने वाली। अंजू की मम्मी ने अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही एक जोरदार आवाज गूंज उठी, अरे ओ बनवारी सेठ, चुपचाप 50 लाख रुपए लेकर बाहर आ जा, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा तो 1 करोड़ रुपए लेकर के ही उठूंगा, और यदि तेरे घर का कोई माल मुझे पसंद आ गया तो उसे उठा करके ले जाऊंगा। फिर तू मत कहना कि ये मेरी बहन है या मेरी बेटी है या कोई और है, या समझ गया ना? जाहिर है कि यह आवाज जग्गी की ही थी। इस आवाज को सुनकर अंजू और सुषमा डर के मारे थर थर कांपने लगी। अंजू की मम्मी को बस एक ही डर लग रहा था कि कहीं वह इस घर में ना आ जाए। अगर आ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। वह भगवान जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठ। अंजू और सुषमा दोनों की उत्सुकता थी कि देखें जग्गी क्या करता है, इसलिए वे दोनों ऊपर के कमरे में चली गई और जरा सी खिड़की खोल करके बाहर का नजारा देखने लगी। जग्गी को बाहर खड़े खड़े करीब 10 मिनट हो गए। अंदर से जब कोई आवाज नहीं आई तब उसे बहुत गुस्सा आया। अंजू और सुषमा को उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्रोध के मारे उसकी आंखों में खून निकल रहा था। उसका चेहरा बहुत भयंकर था। एक तो काला रंग, उस पर चेचक के अनेक गड्ढे, सिर पर एक भी बाल नहीं, उम्र लगभग 40 वर्ष, सकल सूरत से भी वह राक्षस लग रहा था। वह बनवारी सेठ को लगातार माँ बहन की गालियां दे रहा था और बड़बड़ा रहा था। जब बनवारी सेठ के घर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर गेट पर ठोकर मारी। ठोकर की चोट से पूरा गेट हिल गया मगर टूटा नहीं। जग्गी के चेले गेट पर टूट पड़े। बेचारा गेट बनवारी सेठ की आबरू कब तक बचाता। एक बड़ी ठोकर से भरभरा कर गिर पड़ा। जग्गी घर के अंदर घुसा। सामने वाला पूरा घर खिड़की से दिखाई दे रहा था, जिसमें से अंजू और सुषमा देख रही थी। डर के मारे शायद घर के सभी सदस्य कमरों में घुस गए थे। चौबारे या बरामदे में कोई नहीं था। इससे जग्गी दादा और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने एक जोरदार अट्ठास किया और कहा, देख सेठ, मुझे विवश मत कर खून खराबा करने को। चुपचाप बाहर आ, नहीं तो अब मारना शुरू कर दूंगा। जग्गी दादा ने अंतिम फैसला सुना दिया। जग्गी दादा की आवाज सामने वाले घर में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद बनवारी सेठ की पत्नी एक कमरे में से बाहर निकल कर आई, जग्गी दादा के पास आई और उसने अपना माथा जग्गी दादा के जूतों पर रख दिया और कहने लगी, रहम दादा रहम। कैसा रहम? काहे का रहम? बुला तेरे सेठ को। आज उसकी हड्डी पसली एक नहीं की तो मेरा नाम भी जग्गी दादा नहीं। फुफकारते हुए जग्गी दादा बोला, वो यहाँ पर नहीं है। मैं बच्चों को कसम खाकर कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो, वे बाहर गए हुए हैं। बनवारी सेठ की औरत गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन जग्गी दादा पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं था। उसने एक आखिरी चेतावनी दी और सेठ बाहर निकल जा, नहीं तो आज तेरी बीबी मेरे हाथों मारी जाएगी। मैं नारी पर हाथ पैर नहीं चलाता हूँ, मगर तू मुझे
मुझे ऐसा करने को मजबूर कर रहा है। मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, अगर तू आ गया तो ठीक है, नहीं तो तेरी बीबी आज मेरे हाथ से स्वर्ग सिधारेगी। और इसी के साथ उसने गिनती शुरू कर दी। 1 और कोई हलचल नहीं। 2 जग्गी फिर चीखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो जग्गी चिल्लाया 3 और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। 4 जोरों की आवाज आई, कोई और आवाज नहीं आई तो जग्गी ने ऊंची आवाज में कहा 5 और उसके इतना कहते ही उसने एक भरपूर लात बनवारी सेठ की औरत के पेट में मारी। वह लड़खड़ाकर उठी, वह वहीं पर दोहरी हो गई और जमीन पर लेट गई। जग्गी ने एक लात उसके सीने में और मारी तो वह दर्द के मारे कराह, उसके मुंह से खून निकलने लगा। अंजू और सुषमा यह दृश्य नहीं देख सकी और धम्म से नीचे बैठ गई। बनवारी सेठ दौड़ता हुआ बाहर आया और जग्गी सीधा जग्गी दादा के चरणों में लेट गया और कहने लगा, क्षमा हुजूर। जग्गी दादा में गुस्सा था, इसलिए उसने एक जोरदार ठोकर उसकी नाक पर मारी। सेठ बनवारी भैंस की तरह जोर से डकारा, उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। घर में चीख पुकार मच गई। बनवारी सेठ की लुगाई जग्गी दादा के पैरों में लौट गई। इन्हें मत मारो, मुझे मार डालो, ये मर जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। हम पर रहम करो दादा, हमसे भूल हो गई, आप जो मांगोगे हम वही देंगे। चीख पुकार सुनकर के घर के अन्य सदस्य भी अपने दरवाजा खोलकर वहीं आ गए। सेठ बनवारी लाल की बेटी आशा कॉलेज में पढ़ती थी। वह बला की खूबसूरत थी, मॉडर्न कपड़े पहनती थी, मतलब आधा शरीर छुपा और आधा शरीर उघड़ा। उसके बदन से उसकी जवानी छलक रही थी। उसका फिगर देखकर जग्गी की आंखें चौंधिया गई, उसकी लाल टपकने लगी। उसने आशा की ओर देखते हुए कहा, हम वचन को बहुत पक्का हैं। हमने पहले ही कहा था कि अगर मैं घर के अंदर घुसा तो 1-1 करोड़ रुपया लूंगा। साथ में यह भी कहा था कि तेरे घर का कोई खूबसूरत माल अगर पसंद आ गया तो उसे उठा करके ले जाऊंगा। ला फटाफट 1-1 करोड़ रुपए ले आ और देख, हम तेरी बेटी पसंद आ गई है, बड़ा खूबसूरत माल है ये, इसलिए इसे उठा करके ले जाऊंगा। कोई शक? जग्गी की इस बात पर आशा बिफर पड़ी। अपने बाप की जागीर समझ रखा है क्या? ऐसे कैसे ले जाएगा तू? तेरा ही राज चल रहा है क्या हर जगह? बहुत देखे हैं तेरे जैसे गुंडे मवाली। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। वह पुलिस के नंबर को डायल करने लगती है। पुलिस की बात और उसके द्वारा चुनौती पेश करने पर जग्गी और भड़क गया और बोला, अब तो मामला टेढ़ा हो गया है। अब इसे उठाकर नहीं ले जाऊंगा तो, बल्कि अब तो सबके सामने ही यहीं पर सुहाग दिन मनाऊंगा। अब तू और तेरे घर वाले देखेंगे कि जग्गी क्या चीज है। अब तू मेरे सामने अपने कपड़े खोल कर आएगी और मेरे कदमों में अपना सिर रखकर गिड़गिड़ाओगी कि मैं सुहाग दिन मनाने के लिए तैयार हूँ। तभी मैं सुहाग दिन मनाऊंगा। तब तक मैं तेरे बाप की लातों से ठुकाई करता हूँ, और अगर वह पहले मर गया तो फिर तेरी मैया की ठुकाई करूंगा। अगर वह भी मर गई तो तेरे भाई के साथ भी वही करूंगा। 1-1 करके सबके साथ ऐसा करूंगा जब तक तू मुझसे सुहाग दिन मनाने की भीख नहीं मांगेगी। जग्गा ने अपना ठोकर अभियान शुरू कर दिया। बनवारी सेठ की चीखें गूंजने लगी। पूरे घर में हाहाकार मच गया। बनवारी सेठ की हालत खस्ता हो गई और वह मरणासन्न हो गया। अपने पिता की यह हालत देखकर आशा थर थर कांपने लगी। वह जग्गा के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगी। उसे शायद पता नहीं था कि राक्षसों पर दया नाम की कोई चीज नहीं होती है। जग्गी बनवारी सेठ को मारे जा रहा था। बनवारी सेठ मार खा खाकर बेहोश हो गया था, मगर जग्गी का ठोकर अभियान बदसूरत जारी रहा। आशा की हिम्मत और उसका धीरज दोनों ही जवाब दे गए थे। अभी तक पुलिस भी नहीं आई थी। अंत में वह जग्गा से बोली, मैं तैयार हूँ। उसकी नजरें झुकी हुई थी। जग्गी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह अपने शिकार पर जब टूटता था तो वह उसका आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा शिकार करता था। शिकार करने से पहले वह शिकार का मानसिक रूप से पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता था। आशा भी मानसिक रूप से तहस नहस करने के लिए वह बोला, हमने कहा था कि तू अपने कपड़े उतार कर मेरे कदमों में सिर रख कर गिड़गिड़ाएगी और कहेगी कि मैं सुहाग दिन मनाने के लिए तैयार हूँ, तब जाकर इसे जीवन दान मिलेगा, इससे पहले नहीं। और वह फिर से अपने ठोकर अभियान में जुट गया। आशा बिल्कुल टूट गई थी। उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। मजबूर होकर उसे जग्गा की बात माननी पड़ी। उसने रोते हुए अपने घर वालों के सम्मुख ही अपने वस्त्र निकाले और वह जग्गा के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगी। जग्गा ने भी उस पर थोड़ा रहम दिखाया और उसे पास के एक कमरे में ले गया। करीब 15 मिनट बाद जब वह उस कमरे से निकला तो उसने बाहर 4-5 व्यक्तियों को मुर्गा बने पाया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसका एक गुर्गा आकर बोला, बॉस, उस लड़की ने पुलिस बुलवाई थी ना, ये चौरे हरामी पुलिस वाले यहाँ आ गए थे। हमने इन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया है।
और अब ये मुर्गा बनकर कुकड़ू बोल रहे हैं और कोई आदेश हो तो बताएं। शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। जग्गी उन मुर्गा बने पुलिस वालों को पास गया और सबको एक एक ठोकर मारी। जग्गी कहने लगा, सालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? तुम्हें क्या पता था? तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम्हारा बाप यहाँ रासलीला रचा रहा है? तुमने यहाँ आकर के भी क्या कर लिया? क्या मिला तुम्हें? मार पिटाई और अपमान। जब मैं हर पुलिस वाले को हजारों रुपए हर महीने देता हूँ तो वह रुपया और काहे के लिए देता हूँ? आगे फिर कभी भी मेरे रास्ते में आए ना तो वो हाल करूंगा कि तुम्हारी साथ पुश्तों की रूह भी कांप जाएगी। उसने चारों पुलिस वालों पर थूक दिया। फिर उसने अपने गुर्गों से कहा, चल रे, लगा तो एक फोन उस कुत्ते थानेदार को, आज उससे भी निपट लेना है। जग्गा भयंकर गुस्से में था। गुर्गे ने थानेदार को फोन लगाकर जग्गा को दे दिया। जग्गा ने उसका स्पीकर ऑन कर बात करना शुरू कर दिया। क्यों बे कुत्ते, ये 4 हिजड़े काहे को भेज दिए थे तूने? हुकुम, मैंने नहीं भेजे हैं, अपने आप चले गए थे साले। उधर से घिंघियाते हुए थानेदार बोला, जब हम पुलिस को अपना स्टाफ मानते हैं और पूरे थाने को 10 लाख रुपए महीना देते हैं तो काहे को देते पुलिस भेजने को? अगर अब की बार तूने पुलिस भेजी तो मैं तेरे घर आकर तेरी बेटी के साथ भी तेरे ही सामने वही करूंगा जो मैंने बनवारी सेठ की बेटी के साथ किया है। समझ गया कि और कुछ समझाऊं? चारों पुलिस वालों को सुनाते हुए उसने कहा था। वहां पर उपस्थित सभी लोग जग्गा दादा का प्रभाव देखकर भयभीत हो गए थे। जग्गी दादा ने अपने गुर्गे से कहा था, तू जाकर कमरे से उसकी बेटी को ले आ। ये हमारे साथ तब तक रहेगी जब तक कि 1 करोड़ रुपए नहीं आ जाएंगे। फिर उसने बनवारी सेठ को कहा, पैसे लेकर आ जाना और अपनी बेटी को ले जाना। और जग्गी आशा को लेकर के वहां से चला गया। जग्गी के जाने के बाद बनवारी सेठ और उसकी पत्नी की हालत ऐसी हो गई जैसे बिना जान के जीव की होती है। जग्गी दादा अपने साथ आशा को लेकर गया था और कहकर गया था कि 1 करोड़ दे जाना और लौंडिया छुड़ा करके ले जाना। अब प्रश्न यह था कि इतनी जल्दी रुपयों का इंतजाम कैसे होगा। बनवारी सेठ की हालत तो मरणासन्न थी, उसकी पत्नी की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। बनवारी सेठ के लड़के मोहन पर अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मोहन अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, इसलिए वह अभी कच्चा खिलाड़ी था। उसने सबसे पहले बनवारी सेठ के मित्र रिश्तेदारों को फोन किया और सारी स्थिति बताई। सब लोग दौड़े दौड़े आए और बनवारी सेठ तथा उसकी पत्नी लक्ष्मी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अब सभी रिश्तेदार आशा को छुड़ाने के लिए रुपयों की व्यवस्था करने में जुट गए। आज के जमाने में दुख के समय पर जब परछाई भी साथ छोड़ जाती है, तब सेठ बनवारी का कौन साथ दे। जग्गी दादा के डर के मारे वैसे भी हर किसी की हिम्मत नहीं हो रही। बनवारी सेठ और लक्ष्मी के भाइयों और बहनों का इम्तिहान था। यह दोनों ही परिवारों ने बिना आगा पीछे देखे बनवारी सेठ की भरपूर मदद की। 24 घंटे में रकम का बंदोबस्त हो गया। बनवारी सेठ का भाई और उसका साला दोनों 1 करोड़ रुपए लेकर जग्गी दादा के अड्डे पर पहुंच गए। दोनों की पूरी तलाशी ली गई। जग्गी दादा दिल का बहुत उदार था। उसके यहाँ तो रंगदारी देने वालों का तांता लगा रहता था, इसलिए उसने बहुत सारी बैठकें बना रखी थी जिससे किसी को किसी के बारे में कोई जानकारी न मिल पाए। हर बैठक में 4-4 बाउंसलर खड़े थे और एक नोट गिनने की मशीन लगी हुई। नोट गिनने की मशीन से नोट गिने गए, अंदर संदेश भेजा गया। जग्गा किसी डील में व्यस्त था। जब वह फ्री हुआ तो इन्हें एंट्री दी गई। जग्गी के कमरे की सजावट को देखकर ये लोग चौंक गए। जब हराम का पैसा आता है तब वह विलासिता में ही घुल जाता है। उन लोगों ने ऐसा भव्य कमरा आज तक नहीं देखा था। मेहनत की खाने वाले टूटे फूटे झोपड़ी में पड़े रहते हैं और रंगदारी वसूलने वालों के नौकर भी आलीशान कोठियों में रहते हैं। जीवन का एक कड़वा सच आज उन्होंने देख लिया था। रुपयों से भरी अटैची उसने अपने गुर्गे की ओर देखा। गुर्गा उनको इशारा कर समझा दिया और उसने जग्गी दादा को इशारे से ही आश्वस्त कर दिया कि रुपए गिन लिए हैं। जग्गी दादा ने हाथ से कुछ इशारा किया और एक गुर्गा आशा को लेकर के आया। आशा की ओर देखकर जग्गी दादा बोला, बता इनको
तेरे साथ अगर किसी ने कुछ भी किया हो तो निसंकोच कह दे। कल को मुझ पर और मेरी गैंग को बदनाम मत करना। आशा ने अपनी गर्दन हिलाकर बता दिया कि वह यहाँ सुरक्षित रही। उन दोनों को यह जानकर संतोष हुआ कि आशा सही सलामत है। इतने में जग्गी दादा बोल पड़ा। जग्गी दादा जब एक बार जुबान दे देता है तो दे देता है, फिर वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम जो करते हैं सब खुलेआम करते हैं, जैसा कि बनवारी सेठ के घर वालों के सामने उसी के घर में इसी के साथ किया था। लेकिन जब वचन दे दिया तो दे दिया। लो संभालो अपनी लाडली। उसने आशा को जाने का इशारा दिया। आशा इधर आ गई। आशा को लेकर के दोनों जने घर आ गए। अंजू और सुषमा दोनों लड़कियां उस वाकये को देखकर बुरी तरह भयभीत हो गई थी। सुषमा को तो अपने घर जाने में भी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि चप्पे चप्पे पर जग्गी या उसके गुर्गे बैठे हुए हैं उस जैसी कमसिन कली को मसलने के लिए। उनसे बचना नामुमकिन है, लेकिन घर तो जाना ही था, इसलिए वह 2-4 लोगों के संरक्षण में अपने घर चली गई। अंजू और उसके परिवार ने सब कुछ अपनी आंखों से विभत्स मंजर देखा था और मानवता की चीख पुकार सुनी थी। अपनी लाचारी और बेबसी पर रोना भी आ रहा था, पर शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सब तो आम बात है। ऊंटों के सहारे लिए गए गुंडे बदमाश पाले जाते थे और उनका इस्तेमाल चुनावों में धड़ल्ले से किया जाता था। कहने को तो यह लोकतंत्र है, पर बच्चा बच्चा जानता है कि वोट कैसे पड़ते हैं। चुनाव आयोग यद्यपि बहुत मेहनत कर रहा है, मगर निष्पक्ष मतदान आज भी मृग मरीचिका सा लगता है। धन और बल की ताकत का जमकर उपयोग होता है, इसलिए तो बहुत सारे गुंडे मवाली भी चुनाव जीत जाते हैं। कड़वा है पर सत्य है। कोई भी व्यक्ति रातों रात गुंडा मवाली नहीं बनता है, उसे गुंडा मवाली बनाता है सिस्टम। पुलिस पैसे खाती है, इसलिए केस दर्ज नहीं होता है। अगर दर्ज भी कर ले तो अनुसंधान में इतनी खामी छोड़ती है जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। कोर्ट में वकील पैसे की खातिर नैतिकता, कानून सब कुछ परे रखकर इन गुंडों को छुड़ाने के लिए जी जान लगा देता है। इन गुंडों के आतंक से डरकर गवाह पलट जाते हैं और गवाही नहीं देते हैं। कोर्ट भी वकीलों के दबाव में काम करती है और सबूतों के अभाव में अपराधी छूट जाता है। इन अपराधियों पर जातिगत या धार्मिक आधार वाले नेताओं को ही वरदहस्त होता है। इस प्रकार गुंडे पुलिस वकील नेताओं का गठजोड़ बन जाता है और यही गिरोह पूरे सिस्टम पर राज करता है। जनता बेचारी पिसती रहती है और बाकी सब मौज उड़ाते रहते हैं। जग्गी जैसे गुंडे मवालियों के कारण प्रेम नगर का नाम अपराध नगर हो गया था। जग्गी का बेखौफ साम्राज्य था, किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल जाए। सार्वजनिक रूप से लोगों को अपमानित करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से दंड देने में जग्गी का बड़ा मजा आता था। इससे उसका भय और बढ़ जाता था और लोग उसका विरोध करना कम कर रहे थे। लोगों को पता था कि उनकी बात सुनने वाला सरकार में कोई नहीं है, इसलिए जग्गी के आदेश का पालन करना ही बुद्धिमानी है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने मंथली बांध रखी थी। नौकरी पेशा करने वालों ने भी उसकी दास्तां स्वीकार कर ली थी। जिसने उसकी बात नहीं मानी उसके बच्चों का अपहरण कर लिया गया। झक मार कर उसे फिरौती से 10 गुना राशि देनी पड़ती थी। सुंदर स्त्रियों का घर से बाहर निकलना लगभग बंद हो गया था। जग्गी ने न केवल दौलत का लुटेरा था बल्कि वह हुस्न को भी लुटेरा था। सुंदर स्त्री उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जिस किसी सुंदर स्त्री को वह देख लेता था उसे पाने के लिए वह छटपटा उठता था। उस सुंदर लड़की या स्त्री को या तो उठवा लिया जाता था या फिर उसके घर में ही जग्गी पहुंच जाता था। उसे रोकने वाला वहां कौन था? वह अपनी मर्जी का मालिक था, जो मन में आता था वही करता था। वह एक बार एक आदमी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। जग्गी ने उस आदमी को उसे पकड़कर बीच बाजार ले गया। बीच बाजार में उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका मुंह काला कर दिया और उसे गधे पर बैठाकर पीछे से उसको पूंछ पे बांध दिया गया। गधे पर हंटर बरसाए गए तो गधा सरपट भाग लिया। गधे के पीछे पीछे वह आदमी घिसटता हुआ चला गया। गधे को तब तक दौड़ाया गया जब तक कि वह आदमी मर नहीं गया। इस घटना से पूरे अपराध नगर में दहशत व्याप्त हो गया। जग्गी दादा का खौफ और बढ़ गया। इसी तरह एक बार एक सुंदर स्त्री पर उसकी नजर पड़ गई। जग्गी को वह स्त्री पसंद आ गई। जग्गी ने उसके घर संदेश भिजवा दिया। उस स्त्री के घरवाले उसे भेजने की तैयारी करने लगे, पर उस स्त्री के जाने से इनकार कर दिया।
उस स्त्री के पति और ससुर को अच्छी तरह पता था कि उसे जग्गी की खिदमत में पेश नहीं करने का परिणाम क्या होगा। उन्होंने उसे बहुत समझाया मगर वह टस से मस नहीं हुई। घर वाले बहुत निराश हुए। जब वह स्त्री जग्गी के अड्डे पर नहीं पहुंची तो जग्गी बहुत नाराज हुआ और उसके गुर्गे आए और तीनों को पकड़ करके ले गए। जग्गी ने जब तीनों से पूछा तो बाप बेटे ने सारी बात बता दी। जग्गी का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने कुछ सोचा और उस स्त्री को ऐसी सजा देने का निश्चय किया जिससे फिर वह किसी अन्य स्त्री की हिम्मत ना हो मना करने की। उसने अपने सबसे विश्वस्त गुर्गे को बुलाया और उसे अपनी योजना समझाई। गुर्गे ने योजना सुनकर एक जोरदार अट्टहास किया जिसे सुनकर तीनों प्राणी डर गए। तीनों को रस्सियों में बांधकर बीच सड़क पर लाया गया। सारे गुर्गे उनके चारों ओर एकत्रित होकर नाचने कूदने लगे और पत्थर मारने लगे। एक गुर्गा एक झपट्टा मारता और अपने हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा लेकर के आता। इस तरह तीनों के कपड़े तार तार हो गए थे और उनका बदन कपड़ों के झालरों से बाहर झांक रहा था। पत्थर मारने से जगह जगह खून निकल रहा था। जैसे ही एक पत्थर उनके शरीर से टकराता वैसे ही एक जोर की चीख वातावरण में गूंज उठती थी। इसी के साथ एक करुणा अंतर्नाद की स्वर लहर में बहने लगती थी। धीरे धीरे सारे कपड़े साथ छोड़ गए और सारे बदन पर पत्थरों ने अपने चिन्ह बना लिए। तीनों व्यक्ति अपने इतने घायल हो चुके थे कि अब एकदम भी चलना भारी पड़ रहा था। बाजार के सबसे व्यस्त चौराहे पर जब वे पहुंच गए तब तक बाजार लगभग बंद हो चुका। लोग दहशत में दुकानें बंद करके भाग रहे थे। जिसको जिधर जगह मिली उधर भाग गया। लोग अपने अपने घरों की छत पर चढ़कर नजारा देखने लगे। दरिंदगी की इंतहा की जा रही थी। दोनों पुरुषों के समक्ष उस स्त्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा था। लोग डर कर घरों के अंदर दुबक गए थे। वह स्त्री दुर्दांत व्यवहार को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। दोनों पुरुष भी कब तक अत्याचार सहते, आखिरकार कोई तो सीमा होती है सहने की। उन्होंने भी वहीं पर दम तोड़ दिया। अब बात आई कि इन लाशों का क्या करें। चूंकि जग्गी एक मिसाल पेश करना चाहता था इसलिए उसने आतंक का नया कीर्तिमान स्थापित करने का मन बना लिया। उसने अपने पालतू कुत्ते छोड़ दिए जिन्होंने उन तीनों प्राणियों की बोटी बोटी नोच ली। यह सब कुछ बीच बाजार हो रहा था सरेआम, पर वहां इस विभत्स को देखने वाला कोई न था। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक के पड़े हुए थे। बर्बरता का नंगा नाच हो रहा था। वहां क्रूरता चरम पर थी और इंसानियत का जनाजा निकल गया था। जब कुत्तों का पेट भर गया तब गुर्गों ने उन कंकालों को उनके घर उनके घर के बाहर फेंक दिया और गालियां बकते हुए जग्गी के अड्डे पर लौट आए। घटना से पूरा अपराध नगर दहल गया था। लोग अपराध नगर छोड़ छोड़ कर भागने लगे। जिस नगर में कुछ भी सही सलामत ना हो उस नगर में रहने से क्या फायदा। घरों पर मकान बिकाऊ है के नारे लिखे जाने लगे। खरीददार कोई नहीं था, सब बेचने वाले थे। जग्गी दादा और उसके गुर्गों ने औने पौने दाम में घर खरीदने शुरू कर दिए। अंजू और सुस्मिता दोनों सहेलियां इस स्थिति को देख रही थी। अपने माता पिता की बेबसी को भी देख रही थी। जिस घर में जवान बेटी हो उसकी चिंता वही समझ सकता है जिसके भी जवान बेटी घर में हो। पैसा चला जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर की इज्जत चली गई तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए सब लोग बहुत दुखी थे, अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। लड़कियों का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। एक पिंजरे के पंछी जैसे हालात हो गई थी उनकी। अंजू और सुषमा जैसी लड़कियों ने ऐसी कैद की उम्मीद नहीं की थी। घरों में मातम सा पसरा हुआ था। लोग खाना तो खाते थे मगर मन मार कर। लोग जिंदा तो थे मगर ये जीवन नर्क से भी बदतर था। घर वालों के दर्द से अंजू और सुषमा जैसी लड़कियों का सीना छलनी हो रहा था। आज उनको पता चला कि लड़की होना एक अभिशाप। लड़कियां क्यों नहीं चाहते, लड़कों के होने से इज्जत दांव पर नहीं लगती है, मगर लड़की के साथ अगर कुछ भी छोटा मोटा हो जाता है तो पूरे खानदान की इज्जत तार तार हो जाती है। अंजू और सुषमा दोनों इस अवस्था पर घंटों बतियाती रहती थी, पर उनके पास कोई समाधान नहीं था। एक दिन एक संत उनके घर आए। घर में जग्गी के आतंक की चर्चा होने लगी तो उन संत ने कहा, जग्गी को किसने इतना बड़ा गुंडा बनाया है? जाहिर है आप लोगों ने ही बनाया है उसे इतना बड़ा मवाली। जग्गी के इतने गुर्गे होंगे, जग्गी के कितने गुर्गे होंगे? बामुश्किल 50 और गांव वाले 1000 हैं, मगर ये हजारों आदमी 50 आदमियों से डरते हैं, उनके जुल्म सहते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। क्यों? क्योंकि ये जग्गी के खौफ खाते हैं। जो इंसान डर गया समझो मर गया। डरपोक इंसान हर पल मर मर करके ही जिंदा रहता है, जबकि एक बहादुर आदमी
एक बार मरकर अमर हो जाता है। बस समस्या का मूल कारण यही है। बात 16 आने खरी थी। चूंकि सत्य कड़वा होता है इसलिए कोई सुनना पसंद नहीं करता है। कोई समस्या तब तक समस्या रहती है जब तक कि उस समस्या से डरकर कोई व्यक्ति उसके समाधान का प्रयास नहीं करता है। जिस दिन वह व्यक्ति समस्या से भिड़ जाता है, समझो उसी दिन से समस्या समाप्त हो जाती है। जग्गी का सामना करना ही उससे मुक्ति पाने का एक मात्र हल है। इसके लिए कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। बिना बलिदान के कोई आज़ादी नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि अहिंसा से आज़ादी मिली है, तो इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं है। आज़ादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवाओं ने बलिदान दिया है। अब इस जग्गी नाम के राक्षस से आज़ादी के लिए किसी न किसी को तो बलिदान देना ही होगा। अब प्रश्न यह आता है कि यह बलिदान देगा कौन? बेटों को तो माँ बाप ने भी भीरू बनाकर छोड़ दिया है, वे क्या बलिदान देंगे? रही बात माता पिताओं की, वे बूढ़े लोग अपना भार अपने कंधों पर उठा ले, इतना ही बहुत है। अब बची बेटियां, बस उम्मीद इन्हीं से है। अंजू ने अपनी सहेली को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और वह इसमें इस विषय पर चर्चा करने लगी। सभी लड़कियां जग्गी की जासूसी से परेशान थी और उसे सबक भी सिखाना चाहती थी। अंजू ने डील लेते हुए मैसेज डाला कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। एक गुंडे मवाली के आतंक के साये में जिंदा रहने से अच्छा है कि मर ही जाएं। पर मरने से जग्गी तो मरेगा नहीं और ना ही उसका आतंक खत्म होगा। इससे तो अच्छा है कि उसे मारकर मरा जाए। इसलिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। क्या हम सब लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? इस पर सभी लड़कियां कुर्बानी देने को तैयार हो गई। फिर तो जग्गी के खात्मे के लिए अलग अलग प्लान बनने लगे। अंजू ने अपना प्लान सबको समझाया। सबको अंजू का प्लान पसंद आ गया। बस इसी प्लान पर कार्य शुरू हो गया। इस प्लान के अनुसार सब घरवालों को इस प्लान की न केवल जानकारी होना आवश्यक थी, वरन उनका सक्रिय सहयोग भी आवश्यक था। अंजू का प्लान सुनकर उसके घरवाले घबरा गए और उन्होंने इस प्लान के लिए मना भी कर दिया। अंजू ने जब उन्हें वही बात कही कि रोज रोज डर करके मरने से बेहतर है एक दिन लड़ते हुए मर जाना, और किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। लोग चाहते हैं कि ये कुर्बानी कोई और दे, पर ऐसे कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो आगे आना ही होगा, तो हमसे ही शुरुआत क्यों ना हो? आखिर में उसके घरवाले मान गए और वे अंजू के निर्देशन में कार्य करने लग गए। आखिर एक दिन वह भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। जग्गी अपने गुर्गों की फौज को लेकर अंजू के घर आ धमका। गेट बंद था इसलिए वह एकदम से अंदर नहीं आ सक गया। जैसे ही अंजू को पता चला तो उसने सबको अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कह दी। उसने अपने ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया और सबको अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करने को हिदायत भी दे दी। यह भी तादीक कर दी कि आज इस आतंक के साम्राज्य का अंत करना ही है। इसके लिए अगर अंजू का परिवार कुर्बान भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। सब लोग प्लान के अनुसार काम करने लगे। अंजू की मां ने दरवाजा खोला तो जग्गी गालियां निकालता हुआ अंदर घुसा। अंजू तैयार थी। उसने एक मोहक मुस्कान से जग्गी का स्वागत किया। जग्गी खुश हो गया। उसका ऐसा स्वागत तो किसी ने भी नहीं किया था आज तक। अंजू के बदन से भीनी भीनी महक आ रही थी। प्लान के अनुसार अंजू के माँ बाप जग्गी के पैरों में सिर रखकर गिड़गिड़ाने लगे। इससे जग्गी के अहंकार की तुष्टि हो गई। अंजू ने कहा, आप इतना क्यों डरते हैं कि अपने साथ 8-10 गुंडे हरदम लिए रहते हैं? क्या आपको किसी अबला नारी से डर लगता है, या जो मरे हुए इंसान हैं उनसे आपको डर लगता है? आपके सामने आने की किसी में हिम्मत है क्या? फिर इतना जमाड़ा क्यों? ये आप जैसे मर्दों को शोभा नहीं देता है। बाकी आपकी मर्जी। अंजू की बात जग्गी के दिल में चुभ गई। उसके अहंकार को भयंकर चोट लगी और वह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने गुर्गे को बाहर निकाल दिया और बोला, अब तो मानती हो कि मैं एक मर्द हूँ और कुछ चाहती हो तो बोलो। अंजू क्या कहती चुपचाप एक कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे जग्गी चला गया। अंजू ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अंजू की माँ इसी फिराक में थी। उसने चुपके से बाहर की कुंडी लगा दी। शैतान अब पिंजड़े में बंद था। अंजू के पिता ने अपने मकान के ऊपर चढ़कर नीचे खड़े गुर्गों पर पेट्रोल उड़ेल दिया और एक जलती हुई मसाल नीचे गिरा दी। जग्गी के गुर्गे बीच सड़क पर जल रहे थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर उसी गली के सब मकानों की छतों पर
खड़े लोगों ने पेट्रोल नीचे डाल रखा था, इसलिए पूरी सड़क पर आग पकड़ चुकी थी। सारे गुर्गे जल करके खाक हो चुके थे। अंजू की माँ ने उस कमरे में दरवाजे के नीचे की दरार में पेट्रोल डाल दिया, कमरे के चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया और एक माचिस की तीली फेंक दी। पूरा घर धूं धूं करके जल उठा। 1 मिनट में सब कुछ स्वाहा हो गया। अंजू के परिवार ने अपना संपूर्ण बलिदान दे दिया था। जग्गी और अंजू जल करके खाक हो चुके थे। अंजू की लाश बता रही थी कि उसने जग्गी को कस करके पकड़ रखा था कि वह कहीं भाग ना जाए। आतंक का अंत हो गया था। बहुत सारे लोगों के मकान जल गए थे। कुछ लोगों को भी आग की लपटों का शिकार होना पड़ा था, मगर मृत्यु नहीं हुई थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और जग्गी के अड्डे पर पहुंच गया। बचे खुचे गुर्गों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार आतंक का समूल नाश हो गया। जब पानी सिर के ऊपर निकल जाए तो फिर बलिदान देना ही पड़ता है। किसी न किसी क्रांतिकारी को एक ना एक दिन भगत सिंह, चंद्रशेखर बनना ही पड़ता है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।